अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इशूज़ से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अब तक डिस्कस कर लिया कि what are the basic types of diabetes other than टाइप 1 एंड टाइप 2। उसके बाद हमने देखा कि डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज करना है और कैसे लेबल करना है, प्री डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, और कौन सी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं जो डायबिटीज़ के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि कौन सी इंसुलिन है जो मार्केट में अवेलेबल है और किस टाइप की इंसुलिन जो है वो किस टाइप के कंट्रोल के लिए ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ को डिस्कस किया और उसको ब्रॉडली हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस जिसमें मैक्रोवास्कुलर एंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्यूट कॉम्प्लिकेशन यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम होंक या हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक स्टेट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, हाइपर ओस्मोलर है, हाइपरग्लाइसीमिक है, नॉन कीटोटिक है, लेकिन ये बहुत हद तक मिलती जुलती है डीके से। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जो इसको डिफरेंशिएट करती है डीके से। सबसे पहले तो ये जहन में रख लें कि इसकी मोर्टेलिटी जो है वो अप टू 20% है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हर 5 में से एक पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो सकता है, राइट। और जो दूसरा डिफरेंस है इसमें वो ये है कि इसमें जो हाइपरग्लाइसीमिया की रेंज होगी वो डीके से कहीं ज़्यादा है। डीके में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड शुगर जो है वो 250 से 600 की रेंज में होगी, जबकि होंक में या एच में ये 600 से 1200 तक होगी, राइट। तो इसमें जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो ज़्यादा स्वेयर है, इसकी जो मोर्टेलिटी है वो डीके से ज़्यादा है। डीके में हमने डिस्कस किया था कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, जबकि होंक या एच जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ की डिज़ीज़ है, राइट। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 1/3 पेशेंट्स में ओवरलैप भी मिल सकता है, यानी एट द सेम टाइम पेशेंट जो है वो डीके में भी हो सकता है और साथ ही साथ वो होंक में भी हो सकता है, राइट। और ये आपको हर 3 में से एक पेशेंट के अंदर चांसेस हैं कि वो ओवरलैप में आपके पास प्रेजेंट हो। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डीके में भी आपको याद होगा कि हमने इंसुलिन डेफिशिएंसी से ही बात शुरू की थी। तो इसकी भी जो तो इसमें भी जो प्रॉब्लम है वो इंसुलिन डेफिशिएंसी से ही स्टार्ट होता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, दैट विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया, यानी सीरम में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, और वो क्या करेगा कि वो वाटर को पुल आउट कर लेगा सेल्स में से, राइट। यानी जब उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो वो सेल वाले वाटर को जो है वो अपनी तरफ पुल कर लेगा, और उससे क्या होगा कि इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और जब वो ज़्यादा होगा तो वो किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाएगा। दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन एंड फर्दर राइज इन ऑस्मोलैरिटी, राइट। तो ये इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है। अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो आपको आगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीके में भी यही कुछ हुआ था, इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई थी, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ था, ग्लूकोनियोजेनेसिस और वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी जो इंसुलिन ने करनी थी, राइट। और उसकी वजह से भी कुछ ऐसी ही पिक्चर बनी थी। तो व्हाट्स द डिफरेंस? तो डिफरेंस की वजह ये है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में, एज़ यू नो, कि इंसुलिन होती तो है लेकिन बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट होती है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी जो है वो रिलेटिव होती है इन टाइप 2। टाइप 1 में जो है वो एब्सोलूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, राइट। तो जब इंसुलिन थोड़ी मकदार में ब्लड में होगी तो दैट विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ कीटोजेनेसिस एंड कीटोएसिडोसिस, यानी इस चीज़ को ये मिनिमाइज़ कर देगी, यानी इस चीज़ को इंसुलिन जो है वो मिनिमाइज़ कर देगी। जबकि टाइप 1 में हमने देखा था कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं थी, और ये वाला पाथवे भी शुरू हो गया था। बॉडी को जब एनर्जी चाहिए थी तो बॉडी ने कीटोजेनेसिस की थी, प्रोटीन से अपनी एनर्जी दी थी, और उसकी वजह से फिर बॉडी में एसिडोसिस शुरू हो गया था। तो इसमें जो थोड़ी बहुत इंसुलिन बॉडी में होगी दैट विल इनहिबिट दिस पाथवे, और उसकी वजह से कीटोजेनेसिस नहीं होगी, उसकी वजह से एसिडोसिस नहीं होगी, राइट।
उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ होगी। पेशेंट जो है वो आपके पास फटीग के साथ आएगा, एनोरेक्सिया के साथ आएगा, वेट लॉस के साथ आएगा, थर्स्टी होगा बहुत ज़्यादा, पोलीयूरिया हो रहा होगा और आल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम होगा, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद जब आप इसको एग्जामिन करेंगे तो वो आपको डिहाइड्रेटेड मिलेगा, स्किन पिंच जो है वो स्लो होगा और उसके म्यूकोजा जो है वो ड्राई होंगे, उसका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होगा, टैकीकार्डिया होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर रहा होगा, राइट। तो ये कुछ टिपिकल प्रेजेंटेशन है पेशेंट की। अगर आपके पास पेशेंट होंक का आता है तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, राइट। होंक के जो होंक का जो प्रोग्नोसिस बैड है उसकी एक रीज़न ये भी है कि पेशेंट को क्लिनिकली डायग्नोज करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि उसमें एसिडोसिस होती है, उसमें एक स्मॉल ब्रीदिंग हमने डिस्कस की थी, लेकिन इसमें एसिडोसिस नहीं है, इसलिए इसमें एक स्मॉल ब्रीदिंग भी नहीं है और इसमें यूरिनरी कीटोन्स भी नेगेटिव होंगे, इसलिए इस पेशेंट की जो पॉसिबिलिटी है मिस होने की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीके। इस वजह से भी इसका प्रोग्नोसिस ज़रा बैड है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हमें हेल्प आउट कर सकती हैं वो BSR लेवल है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 600 से 1200 की रेंज में होगा। इसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो 330 से ज़्यादा होगी। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 285 टू 295 या 300 तक होती है, जबकि इसमें ऑस्मोलैरिटी जो सीरम की है वो 330 से 380 तक चली जाएगी, राइट। और उसमें गौर करने की बात यह है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। पीएच नॉर्मल होगी। डीके में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे एसिडोसिस होगी, राइट। एनएन गैप भी नॉर्मल होगा और बाइकार्ब का लेवल भी नॉर्मल रहेगा। एनएन गैप की जो नॉर्मल रेंज है वो ये होती है। तो लैब में जो हमें हेल्प करेंगी चीज़ें वो सिर्फ शुगर लेवल है और ऑस्मोलैरिटी है, राइट। या इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिल सकता है, इसमें आपको सोडियम ज़्यादा मिल सकता है या पोटाशियम जो है वो शुरू में ज़्यादा होगा और उसके बाद कम हो जाएगा, जैसा कि डीके में हुआ था, राइट। तो आपने सिर्फ सस्पिशन की बेस पे भी पेशेंट को अग्रेसिवली ट्रीट करना है, अदरवाइज़ इसकी मोर्टेलिटी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसके कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे हमने डीके में डिस्कस किया था, इसके भी ट्रिगर्स वही हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, ये सेप्सिस हो सकता है, पेशेंट स्ट्रेस में हो सकता है, पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट या एमआई हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पेशेंट को लूज मोशन थे या वोमिटिंग थी, दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन एंड दैट कैन लीड टू फर्दर HHNS स्टेट, राइट। इसी तरह स्टीरॉयड जो हैं वो ग्लूकोज टॉलरेंस को कम करते हैं और ये भी एक ट्रिगर हो सकते हैं फॉर दिस कंडीशन। ओके, अब हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी डीके जैसा ही है। उसमें भी हमने देखा था कि हमने आईवी फ्लूइड दिए थे, आईवी इंसुलिन दी थी और पोटाशियम का ख्याल रखा था, राइट। तो इसमें भी हमने आईवी फ्लूइड देने हैं, लेकिन इसमें जो डिहाइड्रेशन है वो ज़्यादा सीवियर है, तो इसमें फ्लूइड डेफिसिट भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डीके। और इसमें फ्लूइड डेफिसिट जो है वो तकरीबन 9 to 10 लीटर्स का होता है, जो कि हमने पेशेंट को रिप्लेस करना है इन फर्स्ट 24 आवर्स, राइट। और फ्लूइड कौन सा देना है ये डिसाइड करेगी BSR लेवल, और उसमें 250 जो है वो हमने कट ऑफ रखा हुआ है। अगर 250 से ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सलाइन, और 250 से नीचे अगर शुगर आ जाती है पेशेंट की तो हम इसको डेक्सट्रोज वाटर पे शिफ्ट कर देंगे 5% पे। लेकिन इसमें जो ख्याल रखने की बात है वो ये है कि इसमें सोडियम लेवल भी यूजली हाई होता है। तो अगर आपको सोडियम का लेवल जो है वो अपर साइड पे या हायर मिल रहा है तो फिर आप हाफ नॉर्मल सलाइन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सलाइन, राइट। इसमें ये एक पॉइंट है जो आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आप आईवी इंसुलिन देंगे और इसकी डोज वही है जो डीके में हमने यूज़ की थी, 0.1 यूनिट पर केजी। इसमें आप पहले एक बोलस दे देंगे पेशेंट को और उसके बाद आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में दे देंगे इंसुलिन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इंसुलिन इंट्रोड्यूस करनी है पेशेंट में तो साथ ही पोटाशियम का लेवल जो है वो फॉल करेगा। इंसुलिन क्या करेगा कि वो पोटाशियम को मूव करेगा विद इन द सेल्स, और उसके नतीजे में ये होगा कि पोटाशियम का लेवल जो सीरम में है वो कम हो जाएगा। तो आपने पोटाशियम को भी साथ रिप्लेस करना है, और इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो मैं डीके वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसमें हमने सोडियम का लेवल का भी ख्याल रखना है। अगर सोडियम ज़्यादा है तो हमने हाफ़ नॉर्मल सलाइन यूज़ करनी है, और अगर सोडियम नॉर्मल है तो फिर हम नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एसिडोसिस नहीं होगी, इसलिए हमने बाइकार्ब या इसलिए हमें इसमें जो है वो एसिडोसिस करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और साथ ही हमने ये देखना है कि इसका ट्रिगर क्या हुआ है, पेशेंट को जो है वो पेशेंट जो है वो इस स्टेट में क्यों गया है। तो मोस्ट लाइकली जो है वो इन्फेक्शन ही इसकी कॉज होती है। तो उसके लिए हमने गुड एंटीबायोटिक्स ज़रूर शुरू कर देनी है साथ ही आफ्टर सेंडिंग ब्लड कल्चर, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो के होंक या HHNS स्टेट जो है वो क्या होती है, इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और कौन से ट्रिगर्स हैं जो पेशेंट को इस स्टेट में ला सकते हैं, और हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।